ठीक है। इसमें हमने अभी तक 12 सेट्स को कवर कर लिया है और अब जो हमारा सेट रहने वाला है वो है आपका 13 सेट। इस सेट के अंदर हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जो लास्ट सेट था हमारा 12वां नंबर, इसके अंदर हमने ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया था, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया हु कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। मतलब पूछा कि भारत के अंदर जो है कौन सा वो व्यक्ति है जो कोई भी ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश ला सकता है किसी भी टाइम पर एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज आर इन पार्लियामेंट इन सेशन। मतलब जब देखिए पार्लियामेंट की बात करें, सेशन की बात करें, जब सेशन सत्र चल रहा हो, जैसे आपका विंटर सेशन होता है, आपका बजट सेशन होता है, ठीक है, और आपका मानसून सेशन होता है। ये 3 सेशंस जो होते हैं पार्लियामेंट के, इन तीनों सेशन में जब चल रहे हो, मतलब उनका काम चल रहा हो पार्लियामेंट के अंदर, एमपीज उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो, इधर फॉर लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, तो उस टाइम को छोड़कर और किसी भी टाइम में, ठीक है, कौन सा वो व्यक्ति है जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कहा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल को ये पावर दी गई है, सॉरी नॉट आर्टिकल, प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है आर्टिकल जो आपका 123 है, इसके तहत जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए रिसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स जब उस टाइम पर पार्लियामेंट आपकी सेशन में, सत्र में नहीं है, ठीक है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। क्योंकि देखिए हर 6 महीने में एटलीस्ट 6 महीनों के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको एक बार तो मिलना ही होता है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर एक बार मिलेगी और प्लस जब वो मिलेगी तो विद इन 6 वीक उसको जो ऑर्डिनेंस है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एज इट इज छोड़ सकती है, वो नलीफाई हो जाएगा। और अगर जो गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है, ठीक है, पार्लियामेंट चाहती है कि वो जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने इशू किया उस पर लॉ बने, तो उस पर क्या है, जो गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा इन द पार्लियामेंट, ठीक है। और यही आर्टिकल एक्चुअली डील करता है। देखिए ये तो हो गया आपका प्रेसिडेंट के बारे में, और एक आर्टिकल है आपका साथ में 213 नंबर का, ठीक है, 213 आर्टिकल, ये डील करता है गवर्नर से रिलेटेड। तो गवर्नर कहाँ पर, स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट का गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। कब कर सकता है, जब वहाँ का जो विधानसभा है या विधान परिषद है, ये दोनों सत्र में ना हो, ठीक है। उस टाइम पर जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा गवर्नर के द्वारा वो अंडर आर्टिकल 213 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है। देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ना होकर यहाँ होना चाहिए था वॉइसरॉय, बट क्वेश्चन में यही पूछा गया है गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। गवर्नर जनरल भी हो सकता है, वॉइसरॉय भी कहा जा सकता है यहाँ पर। वो कौन सा लास्ट गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आखिरी बार एड्रेस किया, ठीक है, संबोधित किया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अभी माउंटबेटन के साथ में 2 जून प्लान भी होता है, ठीक है, जिसके तहत हमें आज़ादी दी गई कि कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये सब चीज़ें इनके साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। और इन्होंने एक क्लियर स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, किस इवेंट पर, वो था आपका एंड ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंत पर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंत के दौरान इन्होंने अपनी जो लास्ट स्पीच है वो दी थी, ठीक है। और इन्होंने ही जो इंडिया को इंडिपेंडेंस करना है, आज़ादी देनी है, ठीक है, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का था, ठीक है, वो इन्हीं के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही फ्रेमवर्क किया गया था, जिसके तहत जो भारत था उसके 2 पार्ट हुए, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना, 2 डिफरेंट कंट्रीज फाइनली एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑफ एन इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, ठीक है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 324, 324 नंबर का जो आर्टिकल है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए एक। तो भारत में प्रेजेंट टाइम पर एक इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इनके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और हैं, ठीक है। जो भारत के प्रेजेंट टाइम पर इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है,
सुनील चंद्र, ठीक है, करेक्ट। और जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इलेक्शन करवाता है आपके प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, आपके लोकसभा के, एंड अपर हाउस जो आपका राज्यसभा है, मीन्स आपके ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्शंस करवाता है, ठीक। और एक होता है साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या जिला आपका पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। सुनील चंद्रा नहीं, सुनील अरोड़ा है, सॉरी ये नाम सही कर लीजिएगा, सुनील अरोड़ा, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पर वो है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग राइट। देखिए वोटिंग राइट जो आपका पहले 21 साल था, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया 18 साल तक। वो अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, तो वो अमेंडमेंट था आपका 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये आया था 1989 के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले जो लोग हुआ करते थे उन लोगों का उनको जो 21 साल में वोटिंग राइट दिया गया था कि जब वो 21 साल के होंगे तब वो वोट डालने का उनको अधिकार है, ठीक है। बट इस एक्ट के बाद 89 के बाद जो लोग 18 साल के हो जाएंगे उनको क्या है, वोटिंग राइट का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। अभी वोटिंग राइट कहाँ किसके लिए दिया गया था, वोट कर सकते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या आपका पंचायत इलेक्शन है, इन सभी जगह वो लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके साथ में एक और दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो फंडम एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको क्या कर दिया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन को ऐड कर दिया गया 86 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाओं को ऐड किया गया, डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली इन द 8th शेड्यूल। देखिए 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया हुआ है इसके अंदर हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेजेस है करंट टाइम पर, देखिए जब संविधान बना था उस टाइम पर 14 भाषाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था, और एट प्रेजेंट हमारे संविधान के जो 8वें शेड्यूल है इसके अंदर 22 भाषाएं हैं। और जो आपका लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इस फील्ड में, इस सेक्शन में, लैंग्वेज के बेसिस में, तो इसके अंदर ये हुआ था आपका 2003 के अंदर, ठीक है, 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट, ठीक है, ये अमेंडमेंट था 2003 के अंदर, जिसके अंदर आपका बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली लैंग्वेजेस को इस शेड्यूल के अंदर डाला गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर एक 95 जो अमेंडमेंट एक्ट है ये एक्चुअली बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, ठीक है, जो एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंशन के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs, ठीक है, SC और STs की जो सीट्स हैं इन द लोकसभा, ठीक है, इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है जो 95th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और जो 89th अमेंडमेंट एक्ट है ये आपके बारे किसके बारे में बात करता है, दो सेपरेट बॉडी के बारे में बात करता है। वो सेपरेट बॉडी कौन सी है, नेशनल कमीशन ऑन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके बारे में बात करता है, जिसके बारे में आर्टिकल 338 जो आर्टिकल है जिसमें इस कमीशन के बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं, ठीक है। और एक और है साथ में 338A, ठीक है, देखिए ये आपका शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में हो गया। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में वो आर्टिकल है आपका 338A, ठीक है। 89 कमीशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कमीशन के गठन के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आपका एक ऑप्शन और दिया हुआ 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ कि मेंटेन फॉर्मर रिप्रेजेंटेशन ऑफ STs एंड नॉन ST इन आसाम लेजिस्लेटिव, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या किया गया था, जो 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो आसाम का बोडोलैंड टेरिटरी है आपकी, बोडोलैंड टेरिटरी, ठीक है, इसके अंदर जो
शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी गई थी, ठीक है, 19th अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 92 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर ये भाषाओं को ऐड ऑन किया गया। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका, जो पुराना क्वेश्चन था अभी हमने आई थिंक पहला क्वेश्चन जो किया था उससे सिमिलर क्वेश्चन है ये, कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है? तो आर्टिकल है 123 नंबर, अभी हमने बात कर ली है। प्रेसिडेंट के लिए पावर जो देता है ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो 123 में लिखा गया है। और इसी में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए 213। तो 213 में कौन है? गवर्नर को ये पावर मिली है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज इन नॉन इन सेशन। पार्लियामेंट और सॉरी नॉट इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन में ना हो उस टाइम पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वंस द प्रेसिडेंट रूल वाज अप्रूव्ड, अगर जो एक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो लग जाए, अप्रूवल मिल जाए बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, देन इट कंटिन्यूस फॉर विच पीरियड ऑफ टाइम, वो कितने समय के लिए लगता है बेसिकली ये पूछा गया है। तो वो लगता है 6 मंथ के लिए, ठीक है। एक बार लगा तो उसको 6 मंथ के लिए वो रहेगा, उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, अप टू नंबर ऑफ टाइम्स जो किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। ये जनरली प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी रूल लगता है जब, तो वो मिनिमम 6 ईयर के लिए लगता है, ठीक है। और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब देखिए इमरजेंसी की जो वर्ड आया, तो इमरजेंसी हमारे देश में 3 तरीके की लग सकती है इमरजेंसी, ठीक है। पहली आपकी, एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मतलब जैसे वॉर वगैरह हो गई या एक्सटर्नल एग्रेशन है उस टाइम पर जो इमरजेंसी होगी, उसके बारे में बात करी गई है आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल ध्यान रखना है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में 352 नंबर का जो आर्टिकल है वो बात करता है। फिर है आपकी स्टेट इमरजेंसी, इसके बारे में जो आर्टिकल है 356 नंबर का जो आर्टिकल है वो बात करता है, और साथ में 365 नंबर का आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल्स जो है स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसके बारे में 360 नंबर का जो आर्टिकल है वो बात करता है। देखिए हर एक ने इसको अगर जो आप कंसिडर ना भी करें 365 को, तो सब देखिए 52, 56 एंड 16 में सब में 4-4 का गैप आ रहा है नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी में। और भारत के अंदर अभी तक कोई भी एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। एक बार नेशनल इमरजेंसी लगी है 74 के आसपास में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर, आपको पता ही होगा। और स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लग चुकी है डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6 मंथ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या होता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सरकारी वकील होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी और कोर्ट में जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, एक तो अपॉइंटमेंट इनकी करते हैं, साथ में जो सीएजी होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ना, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए इस तरीके से कई सारे संवैधानिक पद हैं जिनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये तो आपको हो गया यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे। अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट के अंदर जो सरकारी वकील होते हैं या सरकार के जो वकील होते हैं वो कहते हैं एडवोकेट जनरल, उन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, स्टेट कंसर्न स्टेट के गवर्नर के द्वारा की जाती है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर कितने लोग थे इसके बारे में पूछा गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 लोग थे, ठीक है। जिसको हेड किया था किसने? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हेड किया गया था। और ये बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी कब? 29 अगस्त 1947 के अंदर, ठीक है। आज़ादी मिलने के लगभग 14 दिन बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था,
ठीक है, इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो भारत का जो संविधान है उसका ड्राफ्ट बनाने में काम कर लगे। ठीक है, इसके चेयरमैन तो आपको बता ही दिए हमने, और इसके अंदर जो लोग थे, मेंबर्स थे, उनके नाम भी कई बार इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक नाम है कृष्ण स्वामी अय्यंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर तो थे ही, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मीटर, डी पी खैतान। ठीक है, इस तरीके से कई सारे नाम थे, ये 7 नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इन्हें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। देखिए ड्राफ्ट किया गया किस भाषा में बना है, ड्राफ्ट किया गया और किस भाषा में लागू किया गया, ये पूछा गया है। तो जो भारत का संविधान है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बना है और उसी में ये इनेक्ट किया गया है, और इसे अडॉप्ट किया था हमने कब, 26 नवंबर 1949 को इसे हमने मतलब अप्रूव कर लिया था, अडॉप्शन कर लिया था। बट इसको जो इनेक्टमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 में ही इसको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया था हिंदी के अंदर, हिंदी। ठीक है, अंदर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में इसे जो इंग्लिश में लिखा गया था ओरिजिनली, उसे फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ये भारत का संविधान अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थे आपके जो एसएससी का जो ये हमारा पार्ट है, पार्ट 13, उससे रिलेटेड जो इसमें हमने स्पेशली पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, हमने क्विक जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।